नमस्कार दोस्तों। आज है 23 तारीख और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मेरे को क्लास लिए हुए बिकॉज़ मेरी हेल्थ कंडीशन अभी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ और जहाँ तक कोशिश रहेगी अभी से क्लासेस आपकी रेगुलर चलने वाली हैं एग्ज़ाम तक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक रहेगा इंडियन स्टार टोटोज़ का। जो कि अभी रिसेंट में क्या है ना, इसका काफ़ी इल्लीगल ट्रेड हो रहा था, है ना? काफ़ी कई ऐसी जगहें थी जहाँ पे ये पाया नहीं जाता और वो उधर से इसकी कुछ स्पेसिमेंस पकड़े गए हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है तो एक बार को आप पढ़ लेना। और इसका काफ़ी ज़्यादा इल्लीगल ट्रेड होता है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं। लाइक इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो इसका हैबिटेट है ना, वो भी लॉस हो रहा है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से इनका नंबर भी काफ़ी कम होता जा रहा है। व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट द इंडियन स्टार टोटोइस। तो इसके की फैक्ट की बात करें, हैबिटेट की बात करें, सबसे पहले कि रहता कहाँ पे है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडियन इंडियन एरिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लाइक जो सेंट्रल और साउदर्न पार्ट हो गया ना इंडिया का, और वेस्टर्न पार्ट हो गया पाकिस्तान का, है ना? पाकिस्तान भी कभी इंडिया ही था तो इसको इंडिया ही मान लो। और साथ में श्रीलंका के पार्ट में भी ये ज़्यादातर पाया जाता है। और रहने की बात करें तो कैसा एरिया इसको चाहिए, वो चाहिए सूखा, थोड़ा सा ओपन हैबिटेट हो, जैसे कि झाड़ियाँ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गई, रॉकी सरफेस हो गई, तो उधर मोस्टली आपको देखने को मिलता है। और आज के दिन आपने देखा होगा कि अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर की वजह से जो ये ओपन ग्रासलैंड एरिया ये ख़त्म होता जा रहा है। और उसी वजह से एक सबसे बड़ा रीज़न है इस स्पीशीज़ को थ्रेट के लिए, कि इनका नंबर इनकी जगह ख़त्म होने की वजह से कम होता जा रहा है। और ऊपर से इस स्पीशीज़ के अंदर जो प्योरिटी है, प्योर लाइन है ना? जो इसकी प्रोजनी है वो भी बिगड़ गई है। जिसकी वजह से जो इस जेनेटिक डाइवर्सिटी जो इसकी है, वो डिफरेंट होती जा रही है, मतलब उसके अंदर वेरिएशन आना स्टार्ट हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, 90% जो ट्रेड है स्टार टोटोइज का वो होता है इंटरनेशनल पेट मार्केट्स के अंदर। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है रेड लिस्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 4 के अंदर आता है। तो शेड्यूल 4 के अंदर वो उन स्पीसीज़ को डाला जाता है जो एंडेंजर्ड नहीं है ना? जो एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन उनको क्या है ना, इसलिए डाल दिया जाता है कि उनका इन फ्यूचर नंबरिंग काफ़ी कम होती जा रही है। और इस वजह से अगर किसी भी तरह की यहाँ पे वायलेशन होगा तो देखो, शेड्यूल 4 में है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, पेनल्टी यहाँ पे शेड्यूल 1, 2, 3 से भी कम लगेगी। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड स्पीसीज सिटीज़ की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, मतलब इसका ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट ने अभी क्या अनाउंस किया कि वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेगी हर एक जाति का, कम्युनिटी का, उनकी स्टेट के अंदर। जितने भी कम्युनिटीज़ और जातियाँ पाई जाती हैं उनका क्या करने वाला है, सर्वे करने वाला है, उनका नंबर पता करने वाला है कि कितनी जातियाँ और मतलब कितनी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। अभी बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज़। सेंसस का ओरिजिन तो 1881 में हो गया था इंडिया के अंदर। सबसे पहला सेंसस किसके द्वारा करवाया गया, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। और सेंसस का करवाने का एक ही रीज़न ये होता है ना कि हमारे पास डेटा आ जाता है, ठीक है, कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी पॉपुलेशन है ना? तो उसके अंदर गरीब तबका कितना है, निचला जो तबका होता है वो कितना है, कितने लोग हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसी हिसाब से पूरा काम होता है। हाउएवर एज अर्ली एज 1940, 1940 के अंदर WWMH सेंसस कमिश्नर थे, जो कि इंडिया के उस समय पे 1941 में इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि सेंसस काफ़ी लार्ज है और काफ़ी पॉपुलेशन है ना? सॉरी, काफ़ी पावरफुल है। इसके लिए क्या है ना, हमको कुछ स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी करनी चाहिए। और उसी के बाद से ये क्या कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की भी बात यहाँ पे होती है, जिसको सबसे पहले कंडक्ट करवाया गया 2011 के अंदर, जो कि इससे पहले करवाया गया था आई थिंक 1931 में, 1931 के अंदर। यहाँ पे बात की जाती है कि इंडियन फैमिलीज़, ठीक है, जो कि गांव और शहरों में रहती हैं, कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कि भाई उनके पास कितना धन है या संपत्ति हो गई, या फिर क्या कह सकते हैं, उनके पास ज़मीन कितनी है, क्या क्या कारोबार हैं उनके। तो ये होता है इकोनॉमिक स्टेटस, कि भाई उनका
उनके साधन कैसे हैं उनके पास, ठीक है, कि क्या काम काज करते हैं। और फिर बात करते हैं, इट आल्सो मीन टू आस्क एवरी पर्सन द स्पेसिफिक कास्ट नेम टू अलाउ द गवर्नमेंट टू री एवेलुएट विच कास्ट ग्रुप आर इकोनॉमिकली वर्स ऑफ एंड विच वर बेटर ऑफ। तो यहाँ पे क्या बात किया कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसके अंदर एक चीज़ और भी पता की जाती कि हर एक जाति से, सॉरी, हर एक इंसान से उसकी जाति पूछी जाती है, ठीक है। और उससे हमको पता चल जाता है कि देखो कई लोगों का पूछ लिया हमने, 100 लोगों का पूछ लिया, ठीक है, जहाँ पे 4 जातियाँ थी और जिनको 25-25 में डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है, 4 ग्रुप बन गए। और अब देखेंगे कि 4 ग्रुप में से कौन सी जाति के लोग सबसे ज़्यादा गरीब है, और उस हिसाब से हमारे पास डेटा आ जाएगा, है ना। और उसी डेटा के हिसाब से हम उस ग्रुप के लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि उनको भी, जो बाकी के 3 ग्रुप है, उनके इक्वल लेके आया जा सके। तो यही एक रीज़न है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया जाता है, जिससे हमको एक मैप मिल जाता है इनइक्वालिटी का ब्रॉडर लेवल पे, और जिसके बेस पे हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, जो और पूरा जो सेंसस होता है ना पूरी कंट्री का, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को दर्शाता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। लेकिन जो कास्ट सेंसस है, सीधी सी बात है, सोशियो इकोनॉमिक, एक तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, ठीक है, घर बार है या नहीं हमारे पास, और जो हमारी ग्रोथ है, लाइक हमारी इनकम क्या है, हमारे पास ज़मीन है या नहीं, ये सब इकोनॉमिक सेंसस। और जाति क्या है, ये सब किसके अंदर डाला जाता है, कास्ट सेंसस के अंदर डाला जाता है। वैसे तो कास्ट सेंसस किसके, सॉरी, जो ये दूसरा जो मेनली जो सेंसस होता है हर 10 साल के अंदर, वो आता है यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर। और यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो आता है उसके ऊपर कानून कौन बना सकता है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हमारा पार्लियामेंट ही उस पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। उधर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई भी कानून नहीं लेके आ सकती। और फिर जितनी भी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो सेंसस एक्ट के तहत 1948 की जो एक्ट है, सेंसस एक्ट, उसके तहत जितना भी जो भी पॉपुलेशन सेंसस करवाया जाता है, उसका पूरा डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, ठीक है, सिक्योर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, वो जानकारी देना किसी भी तरह से सही नहीं है, और वो बहुत बड़ा डेटा है, उसके लिए पता नहीं कितने देश और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे मरती फिरती रहती है। और जो कास्ट सेंसस और इकोनॉमिक सेंसस है, उसका डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब ओपन रखी जाती है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उन्हीं डेटा से उठा के जितने भी जो भी बेनिफिशरीज हैं, है ना, आयुष्मान भारत हो गया, गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई, इनके तहत जो जो भी बेनिफिशरीज हैं, उनका डेटा मैच करके उनको उसके बेनिफिट्स दिलवाए जाएं। तो इस वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अब बात करते हैं कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की, यानी कि सीनैप के बारे में। आपको ट्रूकॉलर का तो पता ही होगा। ट्रूकॉलर क्या करता है, कॉल आने से पहले हमको बता देता है भी सामने वाले का नाम क्या है। किसी न किसी ने तो अपने यार दोस्तों का नाम फीड किया ही होता है ना। ट्रूकॉलर हम सब ऑलमोस्ट लोग यूज़ करते हैं। तो उनके पास है ना काफ़ी बड़ा डेटा है हमारा, जहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उधर हमने दे रखी है उनको। तो इसी के बेस पे गवर्नमेंट क्या स्टार्ट करना चाहती थी, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। तो अकॉर्डिंग टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक प्रपोजल डाला गया था, किसके द्वारा, TRAI के द्वारा, यानी कि इसको बोल सकते हैं ट्राई बोल सकते हो। तो TRAI के द्वारा प्रपोजल डाला गया, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, इंडिया के अंदर, कि हम इंडिया के अंदर कॉलर्स का नाम डिस्प्ले कर दें, ठीक है, फ़ोन पे। जैसे ही कॉल आए, मतलब हमको कोई थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि ट्रू कॉलर है, कि हमको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट वहाँ पे नाम लिखा आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी ना, इससे जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है वो उसका भी हनन हो रहा था। तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और दूसरा, द प्रपोजल कॉलर नेम प्रेजेंटेशन विल ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट टेक्निकली सिंस मैनी फ़ोन इन इंडियन मार्केट में नॉट सपोर्ट इट। क्योंकि भाई इंडिया के अंदर अभी भरमार है फ़ोन्स की, स्मार्टफोन्स की, देखोगे तो आई थिंक वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन हम ही यूज़ करते हैं, है ना। और वो इतने अभी अपग्रेडेड है नहीं कि इस पूरे सिस्टम को स्टार्टिंग से लगा पाए।
अगर इसको हमने स्टार्ट भी किया ना तो नए फ़ोन शायद इसको सपोर्ट कर लेंगे लेकिन पुराने वाले सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से भी एक काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। और सीनैप क्या करता है ना, अलाउ करता है यूज़र्स को कि उनके पास जो फ़ोन करने वाला इंसान है उसकी आइडेंटिटी उसको पता लग जाती है। इससे क्या है ना, अगर हमको पता लगे कि सामने वाला कौन कॉल कर रहा है तो शायद हम उसका फ़ोन उठाएं तो उठाएं वरना नहीं भी उठाएंगे, है ना। और ये क्या है ना कि मान लो किसी ने किसी को पैसा दे रखा है और अगले ने फ़ोन कर दिया पैसा मांगने के लिए, सामने वाले को भी पता लग गया भाई ये तो मांगेगा, वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। काफ़ी नुकसान है भाई, है ना। इस वजह से ऐसी ऐप्स को नहीं रखना चाहिए। चलो देखते हैं आगे। करंटली देर आर सम एप्लीकेशन जिनका काम सिमिलर है, लाइक पता ही होगा, जैसे कि ये हो गया अपना ट्रू कॉलर हो गया, और ऐसी ही काफ़ी एक दो और भी होंगी। तो अब ये देखते हैं व्हाट इज़ TRAI, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लीगल बैकिंग की बात करें तो इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, 20 फरवरी 1997 को इसको लागू कर दिया गया था। कौन सी एक्ट के तहत? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इसके काम की बात करें तो देश के अंदर ऐसी कंडीशंस को उत्पन्न करना जिससे क्या है ना, टेलीकम्युनिकेशन कंट्री के अंदर अच्छा हो सके, ठीक है। ट्राई ही हमारी जो ये हम कितने का रिचार्ज करवाते, कितना जो हम हमारे जितने भी टैरिफ प्लान्स है ना, तो उनका जो अमाउंट है यही फिक्स करते हैं कि भाई एक लिमिट रख दी जाती है आई थिंक, कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं करोगे। तो वही है, सारा काम इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। बाद में जितने भी टेली ऑपरेटर कंपनियां हैं, जियो होगी, एयरटेल हो गया, ये अपने प्लान्स को रिवाइज करते हैं इन्हीं की परमिशन के बाद में। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। कंपोजिशन की बात करें तो ट्राई के अंदर इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? पहला तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ दो वोल टाइम मेंबर्स होते हैं जो परमानेंट रहते हैं। फिर दो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब टेन्योर की बात करें तो कितने साल तक कोई चेयरपर्सन इसका रह सकता है? तो पहला तो देखो, चेयरपर्सन इसका रह सकता है या तो 3 साल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ या तो 3 साल हो या फिर 65 साल की उसकी उम्र हो, है ना। कि मतलब जोन सा भी पहला हो गया तो वही हो जाएगा। मान लो किसी की 63 ईयर एज है, तो 65 तक मतलब 63 में उसका अपॉइंटमेंट हो गया, चेयरपर्सन बन गया वो, है ना। तो 65 पर पहुंचते ही वो रिटायर हो जाएगा, 3 साल से पहले ही हो गया, है ना, क्योंकि उसकी पहले उम्र क्या आ गई, 65 ईयर्स हो गई। अब मान लो कि कोई था 61, ठीक है, तो 3 साल ऐड अगर दोगे इसके अंदर कितना हो जाएगा, 64 हो गया। तो 64 की एज में वो रिटायर हो जाएगा, 65 से पहले ही, मतलब जोन सी भी पहले पूरी होगी उसी को मान लिया जाएगा। चेयरपर्सन की बात करें तो वो उसका उसके पास पावर रहेगी जनरल सुप्रिटेंडेंस की, मतलब वो हर एक मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि बन जाएगा क्या, वाइस चेयरमैन ऑफ TRAI। और जो वाइस चेयर पर्सन है वो एक्सरसाइज करता है, डिस्चार्ज करता है, मतलब काम करता है, क्या क्या पावर्स होती हैं, जो भी फंक्शंस है। मान लो चेयरपर्सन यहाँ पे अब्सेंट हो गया, तो उसके बाद में कौन काम करेगा यहाँ पे? वाइस चेयरपर्सन, मतलब सारी पावर्स उसके पास में आ जाएंगी, तब तक वो ऐसे ही बैठा रहेगा। रिमूवल ऑफ मेंबर्स की बात करें तो देखो, उनको रिमूव करने का कुछ प्रावधान है, लाइक अगर वो अपना काम ढंग से ना कर रहे हो या फिर मेंटली और फिजिकली कैपेबल ना हो पा रहे हो, है ना, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर अपनी पोजीशन का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया हो, या फिर किसी भी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट हो गए हो, तो उस समय पे उनको अपनी सीट क्या है ना, छोड़नी पड़ जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हक्कु पत्र। हक्कु पत्र, ठीक है। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हक्कु पत्र, जो कि लैंड टाइटल डीड्स होते हैं। लैंड टाइटल डीड्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं कि भाई ये है आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और इस ज़मीन के मालिक आज से आप हो। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, है ना। और एक तरह से वो क्या है ना, आपका एक पहचान के रूप में भी आप उसको दिखा सकते हो कि भाई मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो एक तरह से आपके पास एक सबूत हो जाता है कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रहा हूँ, इस स्टेट का मैं नागरिक हूँ, इस तरह से, ठीक है। तो ये किन को बांटे गए? 5 फैमिलीज जो कि बंजारा कम्युनिटी से थी, ठीक है, लंबनी कम्युनिटी, जो एक नोमैडिक शेड्यूल कास्ट ग्रुप है।
और कौन से इवेंट के अंदर इसको बांटा गया था, ये था स्टेट के द्वारा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कर्नाटक है उनके द्वारा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनके लैंड टाइटल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब बात करते हैं बंजारा कम्युनिटी के बारे में। देखो अभी इनका नाम न्यूज़ में आ गया ना, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा स्पेशल सा नाम सामने आए ना तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लिया करो। क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं और से नहीं उठता है। कोई भी एग्जामिनर हो गया, रात को सोया, सुबह उसको कोई रात को सपना आ गया और सुबह उसने क्वेश्चन बना दिया, ऐसा नहीं होता है ना। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो इर्द गिर्द आपके घूम रहे होते हैं। एग्ज़ाम में बैठोगे, शायद आपने ये ऊपर वाली न्यूज़ पढ़ी होगी लेकिन ये नीचे वाला छोड़ गए, उसने नीचे वाले से पूछ लिया, बस हो गया काम, सारा खराब हो गया, 1 साल की मेहनत गई। अब देखते हैं बंजारा कम्युनिटी। जो वर्ड जो बंजारा है वो कहाँ से ड्राइव है, कहाँ से निकला है, यानी कि बंजारा यानी कि वनज मीन्स ट्रेड। वंजारा भी बोल देते थे इनको, बंजारा भी बोल देते थे। तो वंजारा का मतलब होता है ट्रेड करना, ठीक है, कोई भी धंधा करना। जारा का मतलब क्या हो गया, ट्रैवल करना। जारा मतलब कपड़े वाला जारा नहीं, ट्रैवल करना, ठीक है। बंजारा को कई बार क्या जिप्सीज भी बोला जाता है, जो एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब कौन सी होती है, जो गांव दर गांव मतलब घूमती रहती, एक जगह पे नहीं रहती, उनकी कोई खुद की ज़मीन नहीं होती, तो इस वजह से वो बस चलते जाते हैं। देवर कमर्शियली नोमैड्स। कमर्शियल नोमैड्स मतलब सामान वामान बेच के ट्रेड वगैरह करके अपना आगे चलते रहते थे। कई सालों से ये ऐसे ही मतलब अपना ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। और पहले के टाइम में क्या है ना, साल्ट हो गया, नमक है ना, नमक जैसी और कुछ एसेंशियल आइटम्स, घरेलू आइटम्स को ये बेचते रहते थे। इनका कनेक्शन नहीं है किसी भी तरह से लैंड से, मतलब इनकी खुद की कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती है। और यही एक सबसे बड़ी बात है ना, कि यहाँ पे इनको लैंड के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। बंजारा वर अमंग मैनी ट्राइब्स, जो कि ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके द्वारा उनकी जो लैंड थी ना, उनको सीज करने की इनके द्वारा कोशिश की गई थी कई बार। इन्होंने कई रिवोल्ट किए। इस वजह से अंग्रेज़ परेशान होकर उन्होंने 1871 में बंजारा और कई ऐसी जातियों को, ऐसी ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत डाल दिया गया। मतलब इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नाम का एक तरह से उस कैटेगरी में डाल दिया गया कि भाई इस जाति के जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे क्रिमिनल हैं। वो सारी जातियाँ क्रिमिनल्स हैं, है ना। उसके अंदर जो भी पैदा होगा, मतलब जन्म से ही वो क्रिमिनल बना दिया इन्होंने। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल क्लास भी ली थी, हो गया होगा करीबन 10-12 क्लास पहले की होगी, मुझे ध्यान नहीं है। अगर जो रेगुलर वीडियो देखता है शायद उसको पता होगा ये। द कम्युनिटी वाज डिनोटिफाइड, वो एक्चुअली डिनोटिफाइड ट्राइब्स पे थी। वैसे आप सर्च करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द कम्युनिटी वाज डिनोटिफाइड इन 1950, 1950 के अंदर इसको डिनोटिफाई कर दिया गया। और बाद में इसको हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 के अंडर में डाल दिया गया। इनकी रूट्स की बात करें तो कहाँ से निकल के आए हैं, ये निकल के आए राजस्थान से, जो कि फ़िलहाल अभी पूरे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, लाइक हो गया लंबड़ा, है ना, फिर लामबड़ी, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर इस नाम से जाना जाता है। कर्नाटका के अंदर लामबनी, या फिर गवार या गवारिया, राजस्थान के अंदर इस नाम से जाना जाता है। इनको वेरियस स्टेट्स के द्वारा शेड्यूल कास्ट में भी डाला गया है, शेड्यूल ट्राइब में भी डाला गया है। ओबीसी के अंदर भी इनको क्या है ना ऐड किया गया है। और साथ ही साथ क्या है ना, विमुक्त जाति या फिर डीनोटिफाइड ट्राइब, मतलब जिनका कोई वो नहीं है ना, जिनकी कोई अभी कैटेगरी नहीं है, उस कैटेगरी में भी इनको रखा गया है। लैंग्वेज की बात करें तो इनके द्वारा गोड़ बोली है ना, गोरमती बोली, या फिर बंजारी, इस तरह की डायलेक्ट्स, इस तरह की भाषा इनके द्वारा बोली जो है बोली जाती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। काफ़ी दिन बाद मैंने क्लास ली है वैसे, तो बीच में जो अब्सेंस रहे हैं उसको भी हम पूरा कर लेंगे 1-2 दिन के अंदर। अच्छे अच्छे जो भी टॉपिक्स हैं मेरे को वो तो पता है, बट पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे, काफ़ी कंडीशन ख़राब थी मेरी। तो अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना काम करते जाएंगे, ठीक है। और साथ ही मैंने एक चैनल और स्टार्ट किया है, तो टाइम लगे तो वहाँ पे भी विज़िट करना, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और इस क्लास की अगर पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलो।